My chemic book. Class 10th Chemistry. Chapter 9 Chemical Equilibrium. जी तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 9 लेक्चर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर नंबर 1 में आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस को डिटेल से डिस्कस किया। आज रिवर्सिबल रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं जी हमारे पास, जिनमें 2 एग्जांपल्स आपकी बुक ने दिए हैं। आइए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन आपके पास है रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। से आपके पास ये एक क्लोज्ड कंटेनर है जिसमें हाइड्रोजन और ये आयोडीन के मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये जो आपको फीके रंग के नजर आ रहे हैं ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो पर्पल कलर के नजर आ रहे हैं ये आयोडीन के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आपने क्लोज्ड फ्लास्क ली जिसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स को बंद किया। इनके वेपर्स को बंद करने के बाद हमने फ्लास्क को क्या करना शुरू किया, हीट करना शुरू किया। फ्लास्क की हीटिंग की, ये हीट करने का साइन होता है डेल्टा। तो अगर आप हाइड्रोजन और आयोडीन को एक क्लोज्ड फ्लास्क में रखकर गर्म करो तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे देता है, और इनकी कॉम्बिनेशन से हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 2 लगाया, और ये रिएक्शन आपने प्रीवियस टॉपिक्स में भी पढ़ा हुआ है। सो क्या देखा हमने कि अगर आप एक क्लोज्ड फ्लास्क में हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स को बंद करो और उनकी हीटिंग करो तो नतीजे के तौर पर हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। अब किताब का ये कहना है कि इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करना बड़ा आसान है। उसकी वजह ये है कि ये जो आपके पास आयोडीन है ना रिएक्टेंट, ये होता है जी पर्पल कलर का, और देख लो वहाँ पर पर्पल कलर के मॉलिक्यूल्स इसके बनाए हैं। जबकि ये जो आपके पास बनने वाला प्रोडक्ट है ना हाइड्रोजन आयोडाइड, ये होता है जी कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता। ये एक कलरलेस सब्सटेंस है हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ऑब्जर्व करना आसान है, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब ये रिएक्शन टेक प्लेस करता है ना तो रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले आपके पास कंटेनर के अंदर पर्पल कलर सिर्फ नजर आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड इसके रिएक्शन से बनेगा तो चूंकि ये यूटिलाइज होगी ड्यूरिंग रिएक्शन और कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बनना शुरू हो जाएगा, इस वजह से कंटेनर का पर्पल कलर थोड़ा फेड होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से कहा जा रहा है कि रिएक्शन को ऑब्जर्व करना कदरे आसान है जी आपके पास। अब आइएगा नेक्स्ट केस की तरफ। अब अगर मिसाल के तौर पर आप एक क्लोज्ड कंटेनर अगेन लेते हैं, क्लोज्ड फ्लास्क, और उसमें इन दोनों के रिएक्शन से बनने वाला जो प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड, उसको एज रिएक्टेंट टेक करो। यानी अब ऊपर वाला रिएक्शन समझो एक अलग था, नीचे हम एक अलग रिएक्शन स्टार्ट करवा रहे हैं। क्या कि हम एक क्लोज्ड फ्लास्क ले रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड को बंद कर रहे हैं। ये देखो ये हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं जो कि कलरलेस है, इस वजह से ये फीके दिखाए हैं। तो अब आइएगा कि अगर आप क्लोज्ड फ्लास्क में हाइड्रोजन आयोडाइड को बंद करें और बंद करने के बाद उसको उतना ही टेम्परेचर प्रोवाइड करें, हीटिंग ही करनी है, लेकिन उतना ही टेम्परेचर प्रोवाइड करना है जितना हाइड्रोजन और आयोडीन के कॉम्बिनेशन रिएक्शन में किया था। उतना ही टेम्परेचर अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड को देते हैं तो आप ये देखते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, डिकम्पोज हो जाती है उन्हीं चीजों में जिनसे मिलकर बनी थी। और ये किनसे मिलकर बनी थी? ये बनी थी हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से, तो ये उन्हीं चीजों में स्प्लिट अप हो जाती है। अब इस रिएक्शन को भी ऑब्जर्व करना आसान हुआ। क्यों? क्योंकि रिएक्शन से पहले कंटेनर के अंदर था हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि एक कलरलेस सब्सटेंस है, इसका कोई कलर ही नहीं है, ये एक कलरलेस सब्सटेंस है। लेकिन जैसे ये डिकम्पोज होगा ना तो पहले तो कंटेनर के अंदर कोई रंग नहीं होगा, लेकिन जब इसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगी और आयोडीन इसके नतीजे में बनेगी तो आयोडीन का अचानक से पर्पल कलर नमूदार होगा और इस कंटेनर के अंदर में आहिस्ता आहिस्ता पर्पल कलर नजर आना शुरू हो जाएगा। इसकी बैलेंसिंग के लिए आप यहाँ पर 2 लगाने भूलना चाहिएगा। अब अगर आप इस रिएक्शन को फॉरवर्ड मान लें कि ये फॉरवर्ड है, तो नीचे वाले रिएक्शन को इसके पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको बिल्कुल नजर आएगा कि ये नीचे वाला ऊपर वाले रिएक्शन का रिवर्स है। आपने पिछले टॉपिक में ये पढ़ा था कि अगर आपके पास फॉरवर्ड और उसी का रिवर्स रिएक्शन एग्जिस्ट करता हो और उसकी कंडीशन भी सेम हो तो दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके रिवर्सिबिलिटी में लिखा जा सकता है। सो बाय कंबाइनिंग बोथ केमिकल इक्वेशंस, अगर आप इन दोनों केमिकल इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखो तो ये फॉरवर्ड और ये उसका रिवर्स है, तो इसको यूं करके एक रिवर्सिबिलिटी के साइन में लिखा जा सकता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे थे उसी टेम्परेचर पर हाइड्रोजन आयोडाइड टूटकर हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहे हैं। तो ये थी पहली एग्जांपल जो आपकी बुक ने
रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए दी है। इजी वन थी। तो आइएगा देखते हैं नेक्स्ट वन। तो अब आइएगा सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल है जी, आपके पास रिएक्शन करवाना है कैल्शियम ऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और सबसे पहले आप इनकी करवा रहे हो कॉम्बिनेशन। फिर इनसे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा ना, उसकी ब्रेकिंग करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप एक कंटेनर में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हीट अप करो या रन करो, तो ये बना देता है CaCO3, जिसे आप नाम देते हो कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। सेकंड केस में अगर इस प्रोडक्ट को एज रिएक्टेंट लेकर एक अलग रिएक्शन स्टार्ट किया जाए, उतने ही टेम्परेचर पर जितना टेम्परेचर आपने इनकी कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड किया था, तो देखते हैं क्या होगा। इसकी ब्रेकिंग के दो केसेस हम यहाँ पर डील करेंगे। एक होगा ओपन फ्लास्क में कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग, एक होगा क्लोज्ड फ्लास्क में कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग। लेकिन हीटिंग में एक बात का ख्याल करना है, टेम्परेचर उतना ही देना है जितना यहाँ पर कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड किया था, तभी तो कंडीशन सेम होगी। तभी तो अगर उसका रिवर्स एग्जिस्ट करता हुआ तो रिवर्सिबिलिटी में लिखा जाएगा। अब आइएगा स्टार्ट करते हैं। सो ओपन फ्लास्क के अंदर रिएक्शन करवा रहे हैं। अगर आप एक ओपन फ्लास्क के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग करें, उतने ही टेम्परेचर पर जितने टेम्परेचर पर हमने इसको कंबाइन किया था, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है उन्हीं कंपोनेंट्स में जिनसे मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना था। तो ये टूटेगा इन चीजों में, नाम है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब चूंकि कंटेनर ओपन है, तो अंदर ये चीज तैयार होगी। ये तो सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड ये अंदर ही रहेगा, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैस तैयार होगी रिएक्शन के दौरान। तो ये गैस इस कंटेनर के ओपन एंड से बाहर निकल जाएगी, बाहर फरार हो जाएगी, और यूं कंटिन्यूसली एस्केपिंग से ये डिकम्पोज होकर ये सॉलिड बनाता रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती रहेगी। एक वक्त आएगा जब सारा कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका होगा, जो बाहर फरार हो चुकी है, और हम कहेंगे कि रिएक्टेंट जो कि खत्म हो गया रिएक्शन में और सिर्फ प्रोडक्ट्स मिले हैं आपको। तो ऐसे रिएक्शन को याद रखो, कंप्लीट रिएक्शन का नाम दिया जाता है, हमने पढ़ा हुआ है। इट मीन्स कि ये जो ओपन फ्लास्क में आपने कैल्शियम कार्बोनेट की ब्रेकिंग की है, ये रिएक्शन गोज टू, ये तो पहुंच जाएगा कंप्लीशन। क्यों पहुंचेगा जी कंप्लीशन को? अगर आपसे रीजन मांग ली जाए तो आप कहोगे चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली एस्केप कर रही है, और ऐसे रिएक्शंस हमने पढ़ा था कि जो कंप्लीशन को पहुंचते हैं उन्हें इरिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। ये सब बातें हमने पढ़ी थी कि इन्हें इरिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम दिया जाता है। अब आप एक क्लोज्ड फ्लास्क में सेम रिएक्शन करवा रहे हो। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हो उतने ही टेम्परेचर पर जितने टेम्परेचर पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉम्बिनेशन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। जब उतना ही टेम्परेचर आप दोगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूटेगा, टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब अगर आप गौर करो तो चूंकि फ्लास्क बंद है, तो अंदर सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, अब वो बाहर नहीं जा पाएगी, अंदर ही रहेंगी। अब चूंकि टेम्परेचर उतना ही दिया था जितना इनकी कॉम्बिनेशन में यूज हुआ था, तो उसी टेम्परेचर पर ये दोनों रिकम्बाइन हो जाएंगे, और रिकम्बाइन होकर आपके पास क्या बना देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। यूं कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट इस रिएक्शन में खत्म नहीं होगा। इस वजह से हम कहेंगे कि जब तक रिएक्टेंट पड़ा रहेगा, रिएक्शन नेवर गोज टू कॉम्प्लीशन। रिएक्शन कभी भी कॉम्प्लीशन को नहीं पहुंचेगा। और हम कहेंगे कि चूंकि प्रोडक्ट रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट बना रहे हैं और रिएक्शन कम्प्लीशन को नहीं जा रहा, तो ऐसे रिएक्शन को हमने पढ़ा हुआ है रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम दिया जाएगा। अब कंक्लूड क्या किया आपने? अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट की ब्रेकिंग करते हैं ओपन फ्लास्क में, तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है और रिएक्शन कम्प्लीशन को पहुंच जाएगा। चूंकि सारा कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर गया, वो रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट नहीं बना रहा, तो रिएक्शन कम्प्लीशन को पहुंच गया। लेकिन अगर आप क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट पहले तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप नहीं कर रही, तो उसी टेम्परेचर पर रिकम्बाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगी, और यूं रिएक्टेंट कभी खत्म नहीं होगा, रिएक्शन कम्प्लीशन को नहीं पहुंचेगा। और चूंकि प्रोडक्ट रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट बना रहे हैं, रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम दिया जाएगा। अब आगे जो डिटेल हम लेकर चल रहे हैं वो क्लोज्ड फ्लास्क के केस को ही डिस्कस किया जाएगा। तो आइएगा देखते हैं। तो हमने देखा कि अगर आप क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर क्लोज्ड केस को डिस्कस करते हो, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक रिवर्सिबल रिएक्शन देती है, जिसमें क्लोज फ्लास्क में अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाए, तो ये हीट होने पर पहले कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है,
और चूंकि फ्लास्क या कंटेनर क्लोज्ड है तो ये रिकम्बाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। अभी हमने ये पढ़ा है। अब अगर आप इस ऊपर वाले रिएक्शन को देखो, ये ऊपर वाला जो इस तरफ को जा रहा है ये रिएक्शन है फॉरवर्ड, और नीचे वाले रिएक्शन को देखो ये वाला, तो ये रिएक्शन है दैट इज रिवर्स। अब होगा क्या कि इनिशियली जब आप रिएक्शन स्टार्ट करोगे तो इन दी वेरी बिगिनिंग ये होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन बड़ा फास्ट होगा, बहुत तेजी से होगा, जबकि रिवर्स रिएक्शन जरा स्लो होगा, आहिस्ते से होगा, स्लोली होगा। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इस वजह से ज़्यादा होगा क्योंकि स्टार्ट में आपके पास सिर्फ यही पड़ा होगा, भाई ये होगा, टूटेगा तो ये बनेगा, फिर वो रिकम्बाइन होकर ये बनाएगा। इस वजह से चूँकि शुरू में आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा होता है तो फॉरवर्ड का रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, और इनिशियली प्रोडक्ट कम होता है या होता ही नहीं है, इस वजह से रिवर्स का रिएक्शन स्लो हो जाएगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी क्वांटिटी चूंकि इनमें कन्वर्ट हो चुकी होगी काफ़ी सारी, इसकी क्वांटिटी में कमी आ जाएगी। हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लो डाउन हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, थोड़ा सुस्त पड़ जाए। लेकिन इसके बरक्स जो रिवर्स रिएक्शन है, चूंकि रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बना दिए थे, प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए थे, अब रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे कि रिवर्स रिएक्शन जो है ये स्पीड्स अब थोड़ा तेज हो जाएगा ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ। और फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब इस फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों के रेट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, जब दोनों रिएक्शंस के रेट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। जब आप ये कहते हैं कि रेट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो ज़हन में ये आता है कि क्या रिएक्शन रुक जाएगा? तो जवाब है नहीं। रिजल्ट ये है कि जो रिएक्शन है डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुका नहीं होगा, डज नॉट स्टॉप, बल्कि रिएक्शन जारी रहेगा। फॉरवर्ड में भी होता रहेगा, रिवर्स में भी होता रहेगा। अब फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर आप देखो तो ये डिकम्पोजिशन है, रिवर्स को देखो तो ये कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स के फॉरवर्ड और रिवर्स के रेट बराबर होने पर डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन का रिएक्शन रुकेगा नहीं बल्कि जारी रहेगा। आइए इसको देखते हैं। तो भी आपने ये देखा कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट बराबर हो जाता है तो रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन दोनों रिएक्शन टेक प्लेस करते रहते हैं एट सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जब आप ये कहते हो कि डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन के रेट सेम हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि जितनी डिकम्पोजिशन हो रही है उतनी ही कॉम्बिनेशन हो रही है। जितना कैल्शियम कार्बोनेट टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा उतना ही कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। अब सवाल पैदा होता है तो कंसंट्रेशन में इस तरह चेंज नहीं आ जाएगा? जब ये रिएक्शन स्टॉप ही नहीं हो रहा, जारी है, तो क्या कंसंट्रेशन में कोई कमी या इजाफा नहीं होगा? आओ जरा इस पॉइंट को भी समझते हैं। सबसे पहले तो इस वर्ड को देखो, ये रिएक्शन मिक्सचर क्या होता है? रिएक्शन मिक्सचर को कहा जाता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके बोला जाए ना, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके बोला जाए तो उन्हें कहा जाता है रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन तो जारी है तो उसमें रिएक्टेंट भी पड़े होंगे, प्रोडक्ट भी पड़े होंगे, तो कलेक्टिवली दोनों के लिए एक वर्ड अगर यूज़ किया जाए तो रिएक्शन मिक्सचर कहा जाता है। सो व्हाट अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर? यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तादाद में चेंज नहीं आएगा अगर रिएक्शन चलता रहेगा। ये बात याद रखो। जब आप ये कह रहे हो कि जितनी डिकम्पोजिशन उतनी ही कॉम्बिनेशन हो रही है, यानी जितना कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है उतना ही वापस कंबाइन होकर बन रहा है, इस तरह कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इट मीन्स कि रिएक्शन मिक्सचर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। अब ये रिएक्शन मिक्सचर में आपके पास इस पर्टिकुलर रिएक्शन में है कौन कौन से? देखो, रिएक्टेंट है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोडक्ट में आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके रिएक्शन मिक्सचर में पड़े हुए कंपोनेंट्स हैं। याद रखो कि इनकी कंसंट्रेशंस रेट बराबर होने के बाद क्या हो जाती है जी? रिमेन रहती है। क्या जी? कांस्टेंट। यानी इनकी कंसंट्रेशन में अब कोई चेंज पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितना कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है उतना ही रिकम्बाइन होकर फॉर्म हो रहा है। इट मीन्स कि इनकी अमाउंट्स के अंदर रिएक्शन के दौरान कोई चेंज पैदा नहीं होता जब रेट्स बराबर हो चुके होते हैं। अब ऐसी स्टेट जिसमें रेट बराबर हो चुके हों और कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो गई हों, ऐसी स्टेट को केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम दिया जाता है। सो कैसे डिफाइन करेंगे जी आप कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन ये है कि the state at which the rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction। ये देख लो, फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट एक दूसरे के क्या हो चुका है? बराबर। ऐसी स्टेट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर हो चुके हो और रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन कह लो या कंसंट्रेशन कह लो, वो क्या हो चुकी होती है? रिमेन कांस्टेंट हो जाती। सो आप कहते हो कि ऐसी स्टेट जिसके आने पर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट बराबर हो जाए
और रिएक्शन मिक्सचर की जो कंपोजिशन या कंसंट्रेशन है कांस्टेंट हो जाए, ऐसे स्टेट को केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम दिया जाता है। सो ये था ऑल अबाउट आपका टॉपिक, जिसमें आपने रिवर्सिबल रिएक्शंस की 2 एग्जांपल्स को डिटेल से डिस्कस किया और फाइनली केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ोगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। उन 2 पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे और फर्दर टॉपिक को ग्राफ की मदद से भी समझेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।